आप सब लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त एकदम झक्कास चल रही है कि नहीं? आप लोगों की पढ़ाई एकदम झक्कास चल रही है कि नहीं? एक बार मैसेज जरूर करेंगे कैसे पढ़ रहे हो आप लोगों ने। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और आज शुरू होने वाला एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू होगा। और इस नए अध्याय में आज बात होगी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की। आज हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, जिसमें हम बात करेंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा और प्लस हम इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ बात करेंगे अपने इस बॉडी फ्लूइड के सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड के बारे में, जिसका नाम है ब्लड, खून, रक्त। तो इस ब्लड, खून और रक्त के बारे में आज बात होगी, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, आपको ये बता दिया जाए कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बॉडी फ्लूइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। और जैसे कि आप समझ सकते हो, जैसे कि आप समझ चुके हो कि आपके बॉडी में आप एनिमल्स या एनिमल वर्ल्ड के जितने भी एनिमल्स हैं, उन सारे एनिमल्स में जो एनर्जी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट उनके लाइफ की, उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए उन्हें फूड लेना पड़ता है। फूड की जरूरत होती है और उस फूड के लेने के बाद उस एनर्जी निकालने के लिए वो उस फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में एनर्जी ड्राइव करने के लिए फूड, और फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए गैसेस, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसकी प्रेजेंस में वो अपने फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ड्राइव करते हैं। पिछले चैप्टर में रेस्पिरेशन हमने डिस्कस किया इस बारे में। अब कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन में आपने बात करी कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सेल यूटिलाइज करती है एनर्जी गेन करने, एनर्जी ड्राइव करने के लिए। तो पॉइंट है कि ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचाई कैसे जाएगी, बॉडी के टिश्यूज तक, बॉडी की सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी। तो बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपको फ्लूइड चाहिए, फ्लो करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाने के लिए। तो नेचुरली ऑर्गेनिजम्स ने कैसे इस सर्कुलेटरी सिस्टम का एवोल्यूशन किया होगा आप समझ सकते हो कि जब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जब सिस्टम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने लगे ऑर्गेनिज्म, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जैसे जैसे बढ़ने लगे, उन ऑर्गेनिज्म ने अपने सिस्टम को भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने के लिए ऑर्गेनिज्म का जो सिंपल सिस्टम था, उसमें उन्होंने अलग टाइप का एक सर्कुलेशन डेवलप किया, सर्कुलेशन का अलग टाइप डेवलप किया, और ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे हायर होते गए वहां अलग टाइप से। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं इस बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की, सबसे पहले आप इसको समझो कि आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या रही होगी। इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेट करना, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। सर्कुलेट करने का मतलब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है। तो कह रहे हैं कि इस सर्कुलेटरी, इस सिस्टम बॉडी फ्लूइड की या सर्कुलेटरी सिस्टम की जो नीड थी, वो नीड क्या थी, क्यों ऑर्गेनिज्म ने इस सिस्टम को इवॉल्व किया होगा, क्यों ऑर्गेनिज्म ने इस सिस्टम को इवॉल्व किया होगा। तो इस सिस्टम को क्यों इवॉल्व किया होगा ये तो पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले एक बात डिस्कस कर दूं, बता दूं कि इस चैप्टर को भी हम उतनी ही तवज्जो वैल्यू देंगे, इस चैप्टर को भी उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी हमने प्रीवियस चैप्टर को दी थी, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर को अगर हम देखें तो 2 से 3 सवाल उसमें पूछे जा सकते हैं। 2 सवाल 3 सवाल, 2 सवाल 3 सवाल, कभी कभी 2 सवाल पूछे गए, कभी कभी 3 सवाल दिए गए हैं। हर चैप्टर को आप उतनी ही इंपॉर्टेंस दोगे, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी 15 से 20 क्वेश्चन तैयार हो। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ऐसा नहीं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। बस डिपेंड करता है कि आप इसको कितना इंटरेस्ट से समझते हो, आप कितना इंटरेस्ट लेते हो। क्योंकि ये बात होने वाली है, जब आप सुनते हो, नाम सुना होगा भाई ब्लड टेस्ट करते हैं हम, ब्लड टेस्ट करते कोई भी बीमारी होती है, आप देखोगे कोई भी बीमारी अगर होती है तो उस बीमारी में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड वो टेस्ट है, ब्लड के टेस्ट से हमें आइडिया लग जाता है कि हमारी बॉडी सेल्स में, टिश्यू में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर कोई अबनॉर्मल कंपोनेंट, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन अगर बॉडी में आया है तो ब्लड में भी वो प्रेजेंट होगा, या बॉडी में कोई अबनॉर्मल सिचुएशन है तो बॉडी के अंदर उस अबनॉर्मल कंटेंट या जो प्रोडक्ट बॉडी में अबनॉर्मल बना है वो ब्लड में फ्लो करने लगता है। तो ब्लड एक इंडिकेटर है, बॉडी का जो फ्लूइड है वो इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है। अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम बॉडी के फ्लूइड में है तो वो बड़ी आसानी से डिटेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 सवाल के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन कितने आ सकते हैं। अब आती है चैप्टर के बारे में। बॉडी फ्लूइड, जब हम बात करते हैं फ्लूइड की, तो फ्लूइड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो फ्लो कर सके, और वो चीज फ्लो क्यों कर रही है, उसमें फ्लूइड में उसे फ्लो करने के लिए प्रेशर देने के लिए होता है वाटर। तो जब फ्लूइड है तो वो फ्लो करेगा, और फ्लो क्यों करेगा, क्योंकि उसमें वाटर है, और वो वाटर जो होता है उसकी मदद से वो आसानी से ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछी जाए कि बॉडी फ्लूइड की क्या इंपॉर्टेंस पड़ी, ऑर्गेनिज्म ने इसे क्यों इवॉल्व किया होगा, इसकी नीड क्या थी, तो आप लिख सकते हो कि बॉडी फ्लूइड्स की जरूरत पड़ी ट्रांसपोर्ट के पर्पस से, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट लिखो, पहली हेडिंग लिखो ट्रांसपोर्ट। अब कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट किसका, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स का, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, जो भी फूड हमने खाया है उसका ट्रांसपोर्ट इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। ऑर्गेनिज्म ने इस सिस्टम को इवॉल्व ही इसलिए किया था क्योंकि जब उन्होंने खाना खाया था तो खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बड़ी मेहनत लगती थी। तो उन्होंने कहा कि एक सिस्टम ही बना डालो कि फूड यहां से जाएगा, पूरी बॉडी में फैला दिया जाएगा, सर्कुलेट करके अपने आप पहुंच जाएगा। पुराने जमाने में जब हमारे पास हवाई जहाज नहीं थे, तो एक जगह से दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने का लैंड एक सहारा होता था। लोग लैंड, जमीन के रास्ते से, पहाड़ों के रास्ते से जाते थे, और दूसरा पहाड़ों का रास्ता बहुत टफ होता था। तो लोगों ने दूसरा रास्ता चुना, नदी का, समंदर का। नदियों और समंदर के थ्रू लोग जाते थे। पहले के जमाने में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सहारा इन्हीं नदियों का, फ्लूइड का सहारा लेते थे। फ्लो करते हुए नदियां एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, हम भी उसी को फ्लो करते हुए पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हमने उन चीजों को, अगर आप रिलेट करो कि ऐसे ही हमने अपने लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स बनाई। नेचर ने फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑर्गेनिजम्स ने अपने बॉडी के अंदर फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया। तो यहाँ पे आप देखें, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना हो, या गैसेज का ट्रांसपोर्ट करना हो, या फिर आयंस का ट्रांसपोर्ट करना हो, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, या फिर हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना हो, या फिर इन सब से ऊपर एक और जो ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है बॉडी में, वो है वेस्ट का ट्रांसपोर्ट। अगर आप शरीर में बन रहे कचरे को, शरीर में बन रहे वेस्ट को अगर आप ट्रांसपोर्ट करके बाहर नहीं निकालते तो आपके टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। तो टिश्यू को डैमेज से बचाने के लिए टॉक्सिन्स का, कचरे का, वेस्ट का निकलना, उसे डिकंपोज करना, उसे डंप करना, उसे बॉडी से बाहर निकालना, इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल दीस थिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, हमारे फ्लूइड का। पहला। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, फंक्शन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा डिफेंस। ट्रांसपोर्ट के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिफेंस, सुरक्षा, आपके शरीर की सुरक्षा। आप देखोगे आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना। आप ऐसे सोच के देखो कि आपकी बॉडी के अंदर भी जैसे ट्रांसपोर्ट कह रहे, जैसे आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाए। अगर कोई बाहरी घुसपैठ या अगर कोई टेररिस्ट अगर हमारी कंट्री में एंटर करता है
अगर कोई इन्वेडर, टेररिस्ट, कोई हमारे देश के अंदर जो नुकसान पहुंचा सकता है, वो इंसान अगर देश में एंटर करता है तो वो भी इसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी का सहारा लेता है। वो इसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी की मदद से वाटरवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, एयरवेज के थ्रू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करके हमारी बॉडी में एक जगह से दिल्ली से गोरखपुर और गोरखपुर से हरियाणा, हरियाणा से लखनऊ, लखनऊ से जयपुर, जयपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से आंध्रा, आंध्रा से केरला, केरला से चेन्नई, पता चला कहीं एक घटना हुई। तो कह रहे ये जो इंसान है, जो टेररिस्ट है, ये भी इसी सिस्टम का सहारा ले रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही सहारा ले रहा है। इसीलिए नेचर ने हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो मटेरियल को लेकर के जाती है उसके साथ साथ आर्मी भी डिप्लॉय कर दी, आर्मी फोर्सेस भी लगा दी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगा दी। हमारी बॉडी के जो फाइटिंग एजेंसीज है वो भी ब्लड में, हमारी बॉडी फ्लूइड में पाए जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जैसे पैथोजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है, उससे लड़ने के लिए नेचर ने हमें ये सिस्टम भी इसी ब्लड के, इसी फ्लूइड के थ्रू ऐड कर दिया है। मतलब बॉडी फ्लूइड का रोल न केवल ट्रांसपोर्ट, इसके साथ साथ डिफेंस, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। शरीर की सुरक्षा को इंश्योर करता है ये सिस्टम। कैसे इंश्योर करता है? इसे इंश्योर करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है हमारी आर्मी, हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ब्लड में, जो हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं बॉडी में आर्मी सेल्स। ये हमारी बॉडी की आर्मी, मिलिट्री सेल्स कही जाती हैं, आर्मी सेल्स कही जाती हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। तो कह रहे हैं ये हमारी बॉडी में सुरक्षा देने के लिए, डिफेंस के लिए जरूरी है। इसके अलावा हमारे ब्लड में कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी पाए जाते हैं, ये भी सेफ्टी देते हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी पाई जाती है। ये क्लॉटिंग प्रोटीन कैसे सुरक्षा देती है? ब्लड लॉस से बचा करके। जब इंजरी होती है, आपको चोट लगती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड फ्लो करने लगता है, बॉडी से बाहर बहुत तेजी से फ्लो करता है। उस ब्लड के लॉस को बचाने के लिए धीरे 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 वो ब्लड वेसल जो रप्चर हुई थी उसे क्लॉट करने के बाद उसे रिपेयर करना, ब्लड को क्लॉट करके उस वेसल को रिपेयर करने का टाइम जो मिल जाता है वो हमारे ब्लड बॉडी से ब्लड के लॉस को बचाती है, हीमरेज को बचाती है। तो क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी डिफेंस का पार्ट हो गई, लिम्फोसाइट्स भी डिफेंस का पार्ट हो गई, डब्ल्यूबीसी के और भी कंटेंट्स हैं जो डिफेंस का पार्ट है, जो एलर्जीज से लड़ते हैं, माइक्रोब से लड़ते हैं, पैथोजन से लड़ते हैं। ये सारी चीजें भी हमारे बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड होगी। तो बॉडी फ्लूइड का काम ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी फ्लूइड का काम डिफेंस करना भी है। और बॉडी फ्लूइड का काम हमारी बॉडी में एक और इंपॉर्टेंट आप ऐड कर सकते हो, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो बॉडी फ्लूइड का ऐड कर सकते हो। क्या ऐड करोगे? क्या ऐड करोगे भाई? क्या ऐड करोगे बॉडी फ्लूइड में? एक सेकंड, बस एक सेकंड। क्लॉटिंग प्रोटीन्स। तो अगला पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे ये है पार्ट नंबर 3। बॉडी फ्लूइड का जो अगला पार्ट है वो रिलेटेड है किससे? वो है टेम्परेचर रेगुलेशन से। टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर रेगुलेशन हमारी बॉडी की होम्योस्टैसिस का पार्ट है, मेंटेनिंग ऑलवेज कांस्टेंट टेम्परेचर। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना के रखते हैं। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑलवेज मेंटेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑलवेज मेंटेन्स कांस्टेंट वॉल्यूम बाय प्रिवेंटिंग द ब्लड लॉस को बचाने के लिए, एंड ऑलवेज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। एक जगह से दूसरी जगह पर मटेरियल को पहुंचाना हो तो जाना पड़ेगा हमें अपने बॉडी फ्लूइड के पास। तो एनिमल टिश्यूज में आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो पहले कि एनिमल्स में कुछ टिश्यूज होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, वो है ब्लड एंड लिम्फ। ये दो तरह के कंपोनेंट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं एज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका पर्पस होता है ट्रांसपोर्ट करना, डिफेंस करना, थर्मो रेगुलेशन और ना जाने कितना। थर्मो रेगुलेशन के साथ साथ आयनिक बैलेंस भी तो करता है, ये आयनिक बैलेंस भी करता है। बॉडी के अंदर आयंस का बैलेंस करना, टेम्परेचर का बैलेंस करना, ये सारा रोल, ये सारा इंपॉर्टेंट रोल ब्लड प्ले करता है। तो ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स का इंपॉर्टेंस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है। हम यहाँ एनिमल्स के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं और यहाँ हमें समझना होगा इन एनिमल्स में, एनिमल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, इन एनिमल वर्ल्ड जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उस बेसिस पे अगर आप देखोगे, इन केस ऑफ एनिमल्स, इन एनिमल्स लाइक, अगर आप एनिमल्स में देखो, एनिमल्स लाइक पोरीफेरेंस को ही देख लो, एनिमल्स लाइक पोरीफेरेंस। कह रहे हैं ये जो पोरीफेरेंस है, स्पॉन्जेस का ग्रुप, इनमें टिश्यू लेवल बना ही नहीं, सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है। पोरीफेरेंस की बात करूं या फिर मैं सीलेंटरेट्स की बात करूं, नाइडेरियन जिसे कहते हैं, इन एनिमल्स में सर्कुलेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं बना, सर्कुलेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं बना। जो वाटर इनके बॉडी में एंटर करता है, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसी में खाना पीना सब जो कुछ भी पानी में था वो पानी लेकर के उनके बॉडी के अंदर आ जाता है, और वही पानी उनके बॉडी से कचरा लेकर के बाहर निकल जाता है। मतलब इनके बॉडी का सिस्टम ऐसा बना कि वाटर ही एक तरीका है, एक मीडियम है जिसके थ्रू उनके बॉडी में खाना भी अंदर जाएगा और बॉडी का कचरा भी निकाल देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, आपने स्पॉन्जेस के बारे में तो पढ़ाई होगा, आप स्पॉन्जेस के बारे में जानते हो। ये जो स्पॉन्जेस होते हैं जिन्हें हम पोरीफेरेंस कहते हैं, इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपलेस्ट है एनिमल वर्ल्ड में। एनिमल वर्ल्ड में इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है। इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है बेटा, ये देखो, ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ये सिंपल स्ट्रक्चर वाले लोग, इनके बॉडी में इन्होंने कोई स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बनाया, या यूं कह लो इनमें बना ही नहीं, क्योंकि ये थे बहुत ही सिंपल सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखो, इनके बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं ऑस्टिया। ये जो देख रहे हो आप, इनके बॉडी में पोर्स होते हैं जिसे ऑस्टिया कहते हैं। इनके बॉडी के अंदर वाटर की एंट्री का जो रास्ता है वो इसी ऑस्टिया के थ्रू है। ये देखो, वाटर की एंट्री का जो रास्ता है इनके बॉडी में वो इसी ऑस्टिया के थ्रू है, और इसी ऑस्टिया के थ्रू इनके बॉडी में, ये देखें, यही वाटर की एंट्री हो रही है। स्पॉन्ज की बॉडी बिल्कुल सिंपल, ये पानी के अंदर रह रहे हैं, ये एक्वाटिक हैं, पानी में रहते हैं। तो अब कह रहे हैं इन्होंने कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बनाया, इन्होंने कोई स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बनाया, ये पानी में रह रहे हैं, और इसी पानी में जो कुछ भी है, जो फूड भी ये खाएंगे, ये देखें, फूड विद वाटर करंट, ये फूड जो होगा, फूड विद वाटर करंट, पानी के साथ फूड भी इनके बॉडी में एंटर कर जाता है, तो वाटर के साथ फूड अंदर आ गया, उसे वाटर ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है इनकी बॉडी में, ये वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और वाटर ही इसे लेकर के बाहर चला जाएगा। मतलब कोई स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है इनके पास, कोई स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, नो स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास किसी भी टाइप का स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, इनके पास कोई स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। इनके पास पानी में ही खाना आएगा, खाना डाइजेस्ट करेंगे, कचरा बाहर,
ये जो पोर्स होते हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू फूड सब कुछ इनके बॉडी में एंटर कर रहा है। फूड वगैरह, जिसको फूड वगैरह कहते हो, ये सारा वगैरह वगैरह सब इधर से ही जा रहा है, इन्हीं पोर्स से सब कुछ जा रहा है। और इसी को हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या नाम है इसका? इन पोर्स का नाम है ऑस्टिया। ये स्पॉन्ज के लिए, ये किसी स्पॉन्ज के लिए। ऐसा ही सिलेंड्रेट में भी है, कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है। अब कह रहे हैं जैसे जैसे सिस्टम एडवांस हुआ, बात की बात है, कह रहे हैं अभी ये जो सिंपल लोग हैं, जैसे किसी सीलेंट्रेट की भी बात करो, ये देखो, ये मान लो कि कोई ये सीलेंट्रेट है, जिस सीलेंट्रेट को आप जानते हो, आप फैमिलियर भी हो, हाइड्रा नाम का ये सीलेंट्रेट है मान लो, कह रहे हैं इसके पास भी फूड जो होता है वो पानी के साथ ये उसे अपने बॉडी में अंदर भेज देते हैं। पानी के साथ ही वो इनके बॉडी में एंटर करता है, फूड को यहीं डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जो बचा कुचा होता है, जो नहीं पचता, ये उसे वापस निकालने के लिए इसी पोर का इस्तेमाल करते हैं। आप देखो, एक ही रास्ता एंट्री और एग्जिट का है, एक ही ओपनिंग है, वही माउथ है, वही है ना, उसे उधर से ही एंट्री एग्जिट कर लें। सर्कुलेशन के लिए कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है, नो स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम, नो एनी सिस्टम फॉर सर्कुलेशन, नो स्पेशल सिस्टम फॉर सर्कुलेशन। ये चीज यहां पे मेंशन कर दी है आपकी समझ के लिए, ये पॉइंट यहां पे मेंशन कर दिया, कोई भी स्पेशल सिस्टम नहीं है सर्कुलेशन के लिए। तो इनका सर्कुलेशन जनरल बॉडी सरफेस से ही हो जाता है, बॉडी की सरफेस ही इन्वॉल्व है, वाटर करंट इन्वॉल्व है, पानी के साथ ही सब कुछ अंदर जाएगा, और इनके बॉडी में मटेरियल उसी के थ्रू अंदर आएंगे और वही पानी लेकर के बाहर चला जाएगा। तो ये तो सिंपलेस्ट सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स होते गए, एनिमल वर्ल्ड में धीरे धीरे सर्कुलेटरी सिस्टम बनना शुरू हुआ, और एनिमल वर्ल्ड में जब सर्कुलेशन बनना शुरू हुआ, तो सर्कुलेशन एनिमल वर्ल्ड में दो टाइप से बना। जब सर्कुलेशन बन गया, सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बना? उनके पास दो तरीके का, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व किया। इसको आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे, पहले मैं आपको बेसिक तो बता दूं, बेसिक सही, ये सब बेसिक स्टेप है, सिंपल स्टेप है, समझना जरूरी है। दो टाइप का सर्कुलेशन, एक होता है ओपन सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज सर्कुलेशन। एक ओपन सर्कुलेशन होता है बेटा, और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेशन। तो एनिमल्स ने अब सिस्टम बना लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का, एक बनाया ओपन, कुछ ने बनाया क्लोज। जो ओपन सर्कुलेशन है, मीनिंग समझेंगे। ओपन सर्कुलेशन कभी आपने खेतों में फसलों को सिंचाई करते हुए देखा होगा, जहां पे ट्यूब वेल से या जहां से भी पानी निकलता है, मशीन से भी निकलता हो, तब भी जब पानी यहां से निकलता है, तो ये पानी खेतों में बह करके जाता है, और सारी की सारी खेतों में, ये जैसे मान लो ये एक खेत है, ये एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, ये मान लो ये एक खेत है, इस खेत में फसलें लगी हुई हैं। कौन लगा हुआ है? यहाँ पे फसलें लगी हुई हैं, ये देखो, ये फसलें लगाई हुई हैं। ये इस खेत में जो पानी जा रहा है, ये खेत में जो पानी हमने यहां से छोड़ दिया है, ये पानी इस खेत में पूरा भरा है। ये देखो, इस खेत में हमने भर दिया, इस खेत में हमने पानी भर दिया, मतलब ये सारी की सारी फसलें इस पानी में डूबी हुई हैं। सारी फसलें इस पानी में डूबी हुई हैं, हर फसल पानी में डूबी है, हर फसल का कांटेक्ट उस वाटर से है। तो क्या एक ऐसा सिस्टम जहां पे पूरा का पूरा बॉडी का सर्कुलेटरी फ्लूइड, जो फ्लूइड है जिसे ब्लड कहते हैं, वो फ्लूइड ओपनली बह रहा हो, ओपन स्पेस में फ्लो कर रहा है। और ओपन स्पेस में फ्लो करने के साथ साथ देखो, हर एक सेल, मान लो इन सबको एक एक सेल मान लेते हैं, ये जितने भी पौधे आप यहां मान रहे हो, इसको आप एक एक सेल मान लो, हर सेल उस फ्लूइड में डूबी हुई है, हर सेल उसमें बाथिंग कर रही है, हर सेल उसे नहा सकती है। आप देखो, हर सेल, अगर बॉडी के लिए बात करें, ये है बॉडी की सेल, ये है बॉडी की सेल, और इसके चारों तरफ जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, उसके चारों तरफ के स्पेस में ये ऐसे प्रेजेंट है। ये देखो, तो ब्लड एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पे ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेस। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ओपन सर्कुलेशन का मतलब एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ब्लड फ्लोज थ्रू, एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन स्पेसेस, ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन स्पेसेस, जिन्हें कहते हैं कॉल्ड साइनसेस। ऐसे स्पेसेस को साइनसेस कहते हैं, या इन्हें साइनुसॉइड्स कह सकते हो, साइनुसॉइड्स कहते हैं। तो अगर आप देखो, ये है सेल, तो ये जो ओपन स्पेस में ब्लड फ्लो कर रहा है, द ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेस, इसे कहते हैं साइनस या साइनुसॉइड। इसी में ब्लड फ्लो कर रहा है। एंड एडिशनल पॉइंट, जितने भी पौधे थे पानी में डूबे हुए, मैं कह रहा हूं ऑल सेल्स आर बाथ्ड डायरेक्टली बाय ब्लड। ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स होंगी, ऑल सेल्स आर बाथ्ड डायरेक्टली बाय ब्लड। ब्लड उन्हें नहलाता है, डायरेक्टली बाय ब्लड। हर सेल पानी से, फ्लूइड से, सर्कुलेटरी फ्लूइड से स्नान कर सकती है, दे कैन बाथ डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड। हर सेल का कांटेक्ट होगा, इसे ओपन कहते हैं। ओपन सर्कुलेशन होता है, यहां वेसल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, याद रखेंगे, वेसल हो या ना हो, ब्लड वेसल हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन ब्लड का फ्लो ओपन स्पेसेस में होगा। कैपिलरीज पूरी तरह से एब्सेंट होंगी, इनमें ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, तो डिटेल में बताऊंगा। कैपिलरी जो होती है, कैपिलरीज आर एब्सेंट, इसमें कैपिलरी नहीं पाई जाती। ब्लड की कैपिलरी, जिसके थ्रू ब्लड का डिफ्यूजन होता है, वो यहां पूरी तरह से एब्सेंट होती है। और यही बात करें अगर हम क्लोज सर्कुलेशन की, तो याद रखेंगे क्लोज का मतलब क्लोज, इट मींस कि यहां पे ब्लड टिश्यू के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आता, सेल्स के कांटेक्ट में ब्लड नहीं आता, इनडायरेक्टली। ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसा सर्कुलेशन है जहां पे ब्लड इनडायरेक्टली पास होगा। मतलब जब भी हार्ट से ये ब्लड पंप हुआ, मान लो एक चैम्बर, एक पंप करने वाला स्टेशन, जब ये ब्लड को यहां से पंप करेगा, तो पाइपलाइन कुछ ऐसी बिछी हुई है बॉडी में, कि ये पाइपलाइन ब्लड लेके जाएगी तो सही, लेकिन ये पाइपलाइन कहीं खुलती नहीं है, हार्ट से चलेगी और वापस हार्ट में ही खुलेगी। क्या होता है? जो ब्लड ये पंप करती है, जो ब्लड ये यहां से पंप करती है, उस ब्लड में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वापस ये कचरा लेकर के, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के यहां से जाती है। देखो, ब्लड फ्लो कर रहा है पूरे शरीर में, फ्लो कर रहा है। बस फर्क क्या दिख रहा है? यहाँ पे फर्क ये दिख रहा है,
फर्क आपको ये दिखेगा कि यहां पे जो ब्लड होता है ये कहीं खुलता नहीं है, समझे भाइयों बहनों, ये ब्लड खुलता नहीं है, ये ब्लड यहां खुलता नहीं है, ये यहां पे इन वेसल्स के थ्रू यहीं से पास जरूर होता है, लेकिन ये यहां ओपन नहीं होता है। यहां से केवल मटेरियल डिफ्यूज करते हैं, यहां से खाली न्यूट्रिएंट, यहां से खाली न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, यहां से खाली ऑक्सीजन निकलता है, यहां पे खाली डिफ्यूजन होता है मटेरियल का, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाती है, वेस्ट जो होते हैं वो ब्लड में भेज दिए जाते हैं। ये जो वेस्ट होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये ब्लड में ऐड कर दी जाती है, लेकिन ब्लड का कांटेक्ट टिश्यू से नहीं होता, इस ब्लड का कांटेक्ट टिश्यू से नहीं होता है। ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेस अगर हुआ यहां पे, मतलब अगर हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ऐसे केस में ओपन सर्कुलेशन अगर आप देखो, कह रहे यहां से अगर ब्लड पंप होगा, अगर यहां से ब्लड पंप होगा, मान लो ये हार्ट है, इसने ब्लड पंप किया, इसने ब्लड पंप किया, तो ये ब्लड यहीं खुल जाएगा, यहीं ओपन स्पेस में खुल जाएगा, ये खुला हुआ है, और इसे वापस लेके जो जाएगा, ये यहां से इसको वापस लेकर के जाएगा, ठीक बात है, कह रहे आएगा जाएगा कोई बात नहीं, आने दो, जान दो, आन दो, जान दो, लेकिन कह रहे ये ब्लड जब टिश्यू पे पहुंचेगा, ये देखो जब ये ब्लड यहां इस टिश्यू पे पहुंचेगा, तो इस जगह पे ये जो ब्लड होगा, इस साइड पे जो ब्लड होगा वो डायरेक्ट खुला हुआ होगा, टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, यहां ब्लड टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो देखो यहां से बंद बंद टाइप का फ्लो हो रहा है, पाइपलाइन बिछाई हुई है, यहां की पाइप एक जगह जाके फटी हुई है, पाइप से पानी बाहर निकल जा रहा। तो ओपन सर्कुलेशन का मतलब ऐसा सर्कुलेशन जहां पे सेल्स डायरेक्टली नहा सकती हैं, यहां डायरेक्ट नहाया नहीं जाता, यहां खाली ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, कचरा एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड डायरेक्ट उसके सेल के कांटेक्ट में जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लिखेंगे क्लोज सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स, डिफाइंड कन्फाइंड ब्लड वेसल्स है, उसके लिए ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप लिखेंगे ब्लड फ्लोज थ्रू कन्फाइंड वेसल्स एंड कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी और ओपन में हमेशा एब्सेंट होती है, कैपिलरी नहीं पाई जाती है। देखो जिस जगह डिफ्यूजन हो रहा है, ये जो ब्लड वेसल की छोटी ब्रांच है, इसी को कहते हैं कैपिलरी, क्या कहते हैं इसको, इसे कैपिलरी कहते हैं। वो चीज यहां नहीं है, यहां पे कैपिलरी नहीं है। ब्लड वेसल हो सकती है, देखो ब्लड वेसल हो भी सकती है, मे और मे नॉट, याद रखेंगे कैपिलरीज ऑलवेज एब्सेंट, ब्लड वेसल हो सकती है, ब्लड नहीं हो सकती, यहां पे कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी हमेशा, एंड ब्लड, या ऐसे लिख सकते हैं बॉडी सेल्स और टिश्यूज आर नॉट बाथड बाई ब्लड, डायरेक्टली यहां पे ब्लड का कोई बात नहीं होता, सेल्स कैन नॉट बाथ बाई ब्लड। तो ये होता है क्लोज सर्कुलेशन। तो दो तरीके का सर्कुलेशन एनिमल्स ने डेवलप किया, एक ओपन एक क्लोज। एग्जांपल में आप मेन एग्जांपल लिख लो, मेन एग्जांपल ओपन सर्कुलेशन का एग्जांपल सारे मेंबर जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं आर्थ्रोपोडा में, उन सब में ओपन सर्कुलेशन होता है। मोस्ट मोलस्क की मैं बात करूं, अगर मोस्ट मोलस्का के भी जितने भी मेंबर हैं जो आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का, इसमें भी ओपन सर्कुलेशन होता है। तो मोस्ट मोलस्का के जो मेंबर्स हैं, मोस्ट मोलस्क्स की बात करूं, एक्सेप्शन लिख सकते हो, ऑक्टोपस का जो ग्रुप होता है, एक्सेप्ट ऑक्टोपस, जिसे सेफेलोपोडा कहते हो, क्या कहते हो, सेफेलोपोडा कहते हो। ऑक्टोपस का ग्रुप है ये, डेविल फिश जिसको कहते हो। मोलस्का के कुछ मेंबर को छोड़ दे तो मोस्ट मेंबर्स में ओपन सर्कुलेशन। वहीं अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेशन की, तो आप लिख सकते हो कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स में वो क्लोज सर्कुलेशन होता है, लेकिन यहां पे आप एक्सेप्शन लिख सकते हो, कुछ ऐसे भी कॉर्डेट्स हैं एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा, जो प्रिमिटिव कॉर्डेट थे उन्हें कहते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेट्स मतलब कुछ कॉर्डेट्स को छोड़ दें तो बाकी सारे कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है, मतलब जनरल कैरेक्टर है ये सारे कॉर्डेट एनिमल्स का, जिससे हम बिलोंग करते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है। मोस्ट कॉर्डेट्स के पास ये क्लोज सर्कुलेशन होता है। फाइलम एनिलिडा, अर्थवर्म के जो खानदान के लोग हैं एनिलिडा, उनमें भी क्लोज सर्कुलेशन होता है। तो एनिमल्स में ओपन और क्लोज दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, ये हमें याद रखना है। ऑक्टोपस, डेविल फिश में भी क्लोज सर्कुलेशन। मोलस्का का ये जो ग्रुप जिसे सेफेलोपोडा कहते हैं, इसका एग्जांपल आप चाहो तो लिख सकते हो ऑक्टोपस, डेविल फिश ऑक्टोपस को कहते हैं, उसमें क्लोज सर्कुलेशन होती है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से एग्जांपल बेस्ड पूछे तो आप इस पार्ट से कंप्लीट कर सकते हो। तो कहानी कुल मिलाकर के ये है कि एनिमल वर्ल्ड में सर्कुलेटरी सिस्टम का एवोल्यूशन मेजर फंक्शन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हुआ, बॉडी के अंदर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए, आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए, गैसेस के साथ साथ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट, सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी फ्लूइड बनाया जानवरों ने, एनिमल्स ने। इसके अलावा प्रोटेक्शन करना, डिफेंस करना, ये भी रोल था। इसके अलावा बॉडी टेंपरेचर रेगुलेशन, आयनिक रेगुलेशन, ये सब करना भी ब्लड का ही रोल था। एनिमल्स ने इसके लिए दो तरह के सिस्टम बनाए, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेशन में कैपिलरी नहीं होती, क्लोज सर्कुलेशन में कैपिलरी होती है, ये मेजर डिफरेंस है। सेल्स डायरेक्ट नहीं बात करती तो ये है क्लोज सर्कुलेशन, और डायरेक्ट बाथिंग कर लेती है, खुद से जब चाहे तब खून उठाया नहा लिया, खून उठाया नहा लिया, वो कौन है, वो है ओपन सर्कुलेशन। तो इस तरह से दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स ने एवोल्यूशन के दौरान अपनी बॉडी के कंफर्ट के लिए एवॉल्व कर लिया, आरामदायक जिंदगी जीने के लिए इन्होंने ये एवोल्यूशन कर लिया। अगला सवाल, अगला पॉइंट आता है कि भाई हाँ एवोल्यूशन तो हो रहा था, ठीक है। अब जरा ब्लड के बारे में पढ़ लिया जाए, बॉडी फ्लूइड में किस बॉडी के अंदर किस तरह के मेन फ्लूइड और मेजर फ्लूइड्स के बारे में बात कर लिया जाए। तो दो तरीके का फ्लूइड मेनली हमने बनाया, मतलब हायर एनिमल्स हम तो बड़े लोग हैं भाई एनिमल किंगडम के। कह रहे हायर एनिमल्स ने, इन केस ऑफ हायर एनिमल्स लाइक वर्टिब्रेट्स, हायर एनिमल्स लाइक अगर हम अपनी बात करें हमें कहते हैं वर्टिब्रेट्स। तो जो हायर एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इन्होंने दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है अपने बॉडी में, दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है। इनके सर्कुलेटरी सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है। एक जिसे कहते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एक सिस्टम है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हैं, और दूसरा होता है लिम्फैटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम, लिम्फैटिक सिस्टम। ये दो सिस्टमों से मिलकर बना हुआ है।
ये दो सिस्टमों से मिलकर बना हुआ है। इसमें से अगर हम बात करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में मेन कंपोनेंट है ब्लड और दूसरा मेन कंपोनेंट लिम्फेटिक सिस्टम में है लिम्फ। मतलब ये दो हमारे मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड होते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड पाए जाते हैं। ये दो के दोनों मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड हैं। क्या है? सर्कुलेटरी फ्लूइड है। ये फ्लूइड हमारे बॉडी में फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो एनिमल वर्ल्ड में हायर एनिमल्स ने ब्लड और लिम्फ वाले सिस्टम्स बनाए और ये दोनों के दोनों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? स्पेशलाइज्ड। दोनों के दोनों स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहे जाते हैं। इन्हें हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ब्लड और लिम्फ ये दो तरह के टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट है जो कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर आप आपस में इनको कैसे अलग करोगे, तो याद रखेंगे ब्लड जो होता है वो एक रेड कलर्ड फ्लूइड होता है। कैसा होता है? रेड कलर्ड फ्लूइड होता है। इसमें आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इस ब्लड के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है। O2 एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में करता है ये ब्लड। इसके साथ साथ ये रेड कलर का फ्लूइड जिसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन है, इसमें क्लॉटिंग प्रोटीन्स या प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत सारी होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स इन लार्ज अमाउंट, इनमें ज्यादा अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती है। और वही अगर इसके कंपेयर में आप दूसरे फ्लूइड की बात करते हो, लिम्फ की बात करते हो, लिम्फ को हम एनसीईआरटी ने लिखा है इसे टिश्यू फ्लूइड। क्या कहते हैं? इसे टिश्यू फ्लूइड कहा है क्योंकि अगर इसका कंपोजिशन देखोगे टिश्यू फ्लूइड या इसे प्लाज्मा फ्लूइड, जो ब्लड में प्लाज्मा पाई जाती है, उससे भी रिलेट करोगे तो ये एक जैसे लगेंगे आपको। ब्लड के प्लाज्मा जैसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप लिम्फ की कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर करोगे टिश्यू फ्लूइड या प्लाज्मा से, तो आप देखोगे द कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड या प्लाज्मा से इसका कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए इसे कंपेयर में कहा गया है ये दोनों सेम, एक दूसरे से रिश्तेदार, एक दूसरे के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। तो कहते हैं लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो कलरलेस होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिम्फ कलरलेस है। ब्लड कलर्ड है, रेड कलर्ड, लिम्फ कलरलेस है। क्यों कलरलेस है भाई? मैंने कहा कलर होने के पीछे रीजन है हीमोग्लोबिन जो हमारे आरबीसी में पाई जाती है। इनमें ना तो हीमोग्लोबिन है ना आरबीसी है, दोनों ही एब्सेंट है। कलरलेस है इसलिए क्योंकि इसमें आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन बोथ आर एब्सेंट। हीमोग्लोबिन और आरबीसी बोथ आर एब्सेंट, दोनों ही इसमें एब्सेंट है। अगर कोई कहे कि लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड था, तो मैंने कहा कंपोजिशन इज सिमिलर टू टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ में आरबीसी हीमोग्लोबिन दोनों एब्सेंट है इसलिए कलरलेस है। और ये कैरी करता है, कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। इसका मेन काम है बॉडी में कचरा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लोड है ब्लड के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आने देता। जैसे कि आप देखो आपके शहर का ट्रैफिक सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, आपके शहर की गाड़ियों का अगर आप देखोगे, रोड पे चलने वाली गाड़ियां, अगर एक दिन सारी रोडवेज की गाड़ियां बंद कर दी जाए, सारी की सारी रोड पे चलने वाली व्हीकल्स बंद कर दी जाए, आपसे कहा जाए खाली ट्रेन से जाओ खाली, तो आप सोचिए देखो ट्रेनों में क्या हालत होगी, लोग ट्रेन में कितनी भीड़ हो जाएगी, कितना लोड बढ़ जाएगा रेलवे के ऊपर। दिल्ली की एनसीआर की बात कर लो, मेट्रो रेल चलती है, लोकल सिटी में, इंटरसिटी में भी रेलवे सेवा चलाई जाती है, वहां पे टैक्सीज भी चलती हैं, बसेस भी चलती हैं। अगर सोच के देखो रोड एक दिन सारी की सारी रोड्स को बंद कर दिया, कहा जाओ खाली मेट्रो से जाओ, तो सोचो मेट्रो पे लोड पब्लिक का कितना बढ़ जाएगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल वैसे ही बॉडी के अंदर नेचर ने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, अपने अंदर अडेप्टेशन कुछ ऐसे डेवलप करी, कुछ ऐसे अडेप्ट किया अपने आप को कि इस तरह का सिस्टम आपस में किसी भी टाइप का क्लैश ना हो। क्या ब्लड के ऊपर जो लोड है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, उस लोड को कम करने के लिए, ब्लड के लोड को हल्का करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया, लिम्फेटिक सिस्टम, जो ब्लड के साथ साथ ब्लड जैसे न्यूट्रिएंट और वेस्ट को और कंटेंट को ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ये भी कंटेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, इसमें ज्यादा होता है वेस्ट। तो वेस्ट का लोड ब्लड से हटाने के लिए लिम्फ हमने डेवलप करी, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, लेकिन हां इसमें डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। जैसे ब्लड में डब्ल्यूबीसी है वैसे यहां पे भी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। इसमें लिम्फोसाइट्स पाई जाती है लिम्फ में। बस फर्क ये है कि कलरलेस है, ये कलर्ड फ्लूइड होता है। बस दोनों का एक ही है, दोनों के दोनों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों के दोनों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दोनों के दोनों सर्कुलेटिंग फ्लूइड है हमारी बॉडी के। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है बहुत कम होती है। याद रखेंगे प्रोटीन्स इसमें भी होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती है जैसे ब्लड में होती है वैसे यहां पे भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, बट आर इन लेस अमाउंट। इनमें प्लाज्मा की जो प्रोटीन होती है वो लेस अमाउंट में होती है, कम होती है एज कंपेयर टू ब्लड। इसीलिए याद रखेंगे ये भी ब्लड की तरह क्लॉट तो कर जाता है, लेकिन बहुत स्लो रेट से। इट कैन क्लॉट लाइक ब्लड बट स्लोली। इसमें भी क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं लेकिन बहुत कम है, इसलिए धीरे धीरे क्लॉट करता है ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। इसे बॉडी का मिडिल मैन भी कहा जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का एक मीडिएटर है, इसे मिडिल मैन कहते हैं। मिडिल मैन का मतलब वो मैन जो कनेक्ट करता है हमारे टिश्यू को ब्लड से। याद रखेंगे टिश्यू और ब्लड के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, इसे मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। मिडिल मैन ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी में एक मीडिएटर की तरह काम करता है। ये ब्लड को टिश्यू से, ब्लड और टिश्यू के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है। मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर ये हमारा टिश्यू है, ये हमारे टिश्यू की सेल्स हैं, क्या इस टिश्यू और सेल के बीच में ये हार्ट है, ये हार्ट की ब्लड वेसल्स को अगर आप देखो, ये हार्ट की ब्लड वेसल्स है, ये हार्ट की ब्लड वेसल है, ध्यान से देखेंगे, क्या ये हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स आपस में जुड़ी हैं, कैपिलरीज इन्हें आपस में जोड़ती है, ये आपस में जुड़ेले हुए हैं। अब मैं कह रहा हूं लिम्फ कहां से आ गया, तो कह रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है भाई और बहनों, लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ये देखो ये एक ऐसा मीडिएटर का काम कर रहा है जो टिश्यू के अराउंड, जो टिश्यू के आसपास का जो एरिया है, यहाँ ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है, ये देखो टिश्यू के आसपास के एरिया में जहां पे टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है, ये सारा का सारा टिश्यू के आसपास का एरिया टिश्यू फ्लूइड से भरा हुआ है। जब टिश्यू फ्लूइड की अमाउंट बढ़ने लगती है तो यही इस टिश्यू फ्लूइड से यहाँ पे इस कंटेंट को उठा लेता है। जब टिश्यू फ्लूइड की अमाउंट बढ़ने लगती है तो ये यहीं से भर जाता है इन वेसल्स में, इन्हीं वेसल्स के अंदर भरा होता है लिम्फ। यही जो आप देख रहे हो यही लिम्फ है, यही लिम्फ है, यही है लिम्फवा, यही है वो लिम्फ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वो फ्लूइड है जो टिश्यू से उठा और ब्लड में आके मिला।
तो टिश्यू को ब्लड से कनेक्ट करने वाले इसी फ्लूइड का नाम होता है लिम्फ, और इस सिस्टम का नाम होता है लिम्फैटिक सिस्टम। ये देखो, ये जो फ्लूइड है ये लिम्फ है, ये जो फ्लूइड है वो लिम्फ है, और जो सिस्टम है वो लिम्फैटिक सिस्टम है। तो समझ आ गई बात। ब्लड और लिम्फ बॉडी के दो तरह के फ्लूइड हैं। इन दोनों फ्लूइड को हम बॉडी का सर्कुलेटरी फ्लूइड कहते हैं, जिनकी मदद से बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो पाती है। ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंट होते हैं, इनके बीच में आपस में क्या डिफरेंस है, पहले आप इसे समझे हो, अब आप पढ़ोगे वन बाय वन डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ब्लड की, डिटेल चर्चा करेंगे ब्लड के कंपोजिशन की, आखिर हमारे ब्लड में क्या क्या होता है और वो क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है। तो अगला टॉपिक है हमारा ब्लड। अगला हमारा टॉपिक होगा ब्लड। जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसे हम रुधिर कहते हैं हिंदी में। बच्चे बोलेंगे फिर सर रुधिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, रक्त कहते हैं, इसे लहू कहते हैं, लहू कहते हैं। तो ये जो लहू है, जो रक्त है, जो खून है, जो ये जो आपका अपना ब्लड है, ये एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशल फ्लूइड होता है। क्या होता है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये एक फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इस ब्लड को हम कहेंगे कि ये फ्लूइड फॉर्म में होता है। इसमें पाए जाते हैं मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स नहीं पाए जाते। नॉर्मल कंडीशन में इसके अंदर फाइबर नहीं पाए जाते। आप देखोगे दूसरे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं। ब्लड और लिम्फ ऐसे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनमें फाइबर्स नहीं होते। इस रक्त, इस रुधिर में अगर आप बात करोगे कंपोजिशन वाइज अगर आप देखोगे तो ब्लड का कंपोजिशन, जो ब्लड का कंपोजिशन है, इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक है प्लाज्मा, ऐसे नहीं डिवाइड करेंगे हम, ऐसे डिवाइड करेंगे, हम दिशा बदल देंगे। ब्लड औसतन ऑन एन एवरेज अगर हम एवरेज में देखें, ऑन एन एवरेज हमारी बॉडी में लगभग 7% ऑफ बॉडी वेट, हमारे बॉडी के वेट का 7% ब्लड होता है, जो कि किसी अडल्ट ह्यूमन बीइंग में अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लीटर तक होता है। 5 to 6 लीटर्स ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, जो कि 5 से 6 लीटर होता है हमारी बॉडी में। 7% होता है बॉडी वेट का। और इस फ्लूइड के, इस ब्लड का जो सबसे मेन कंपोनेंट है, इसमें लगभग 55%, अगर आप कंपोजिशन वाइज देखें, 55% कंपोनेंट होता है प्लाज्मा। जो ब्लड का 55% पार्ट है ये प्लाज्मा बनाती है, और जो 45% पार्ट होता है वो बनाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कौन बनाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ब्लड के दो तरह के कंपोनेंट हो गए, एक प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये जो प्लाज्मा होती है ना, ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा जो 55% पार्ट, जो बड़ा पार्ट बना रहा है ब्लड का, इस प्लाज्मा में सबसे ज्यादा, अगर इसके बारे में पूछा जाए ये क्या है, तो आप बताओगे प्लाज्मा वो है, इसे आप स्ट्रॉ कलर्ड, स्लाइटली येलोइश फ्लूइड, स्ट्रॉ कलर का मतलब ये येलोइश इन कलर होता है, स्लाइटली येलोइश, ये हल्के पीले रंग का फ्लूइड होता है, स्लाइटली येलोइश कलर का। ये एक ऐसा चिपचिपा विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस का मतलब चिपचिपा, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा हल्के पीले कलर का चिपचिपा स्टिकी फ्लूइड होता है, जिस प्लाज्मा में लगभग 90 से लेकर के 92% तक वाटर होता है। 90 to 92% जो होता है ये इस प्लाज्मा में वाटर होता है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इज फाउंड बाय, हमारी प्लाज्मा की सबसे बड़ी अमाउंट किसकी बनी है, तो प्लाज्मा की 90 to 92% वाटर होता है, और 6 to 8% जो होता है, 6 to 8% इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। 6 to 8% प्लाज्मा की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा में एक होता है वाटर, जो सबसे ज्यादा है। अगर पूछा जाएगा प्लाज्मा का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन है, तो ऑर्गेनिक में आप बताओगे 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, आगे बढ़े, अगर हम इसके आगे की कहानी देखें कि प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स में मेनली पहली प्रोटीन है जिसका नाम है, जो कि होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स में एक आती है एल्ब्यूमिन, एक आती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और तीसरी मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होती है क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं। क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। याद रखेंगे 3 तरह की मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये। दीज आर द मेजर प्लाज्मा। इसके अलावा ब्लड में बहुत सारी प्रोटीन है, यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होती है। एल्ब्यूमिन की अमाउंट 4.4% है। मतलब आप देखो इस 6 to 8 में 4% अकेला ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, जो कि पीएच या ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है। ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है, पीएच बैलेंस में, आयनिक बैलेंस में हेल्प करती है। ग्लोब्यूलिन का मेन फंक्शन है डिफेंस। ये क्या करती है? ये डिफेंस में रोल प्ले करती है। इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनिटी वाली ग्लोबुलिन, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हो, ये वही है एंटीबॉडी है। मतलब अगर आपकी बॉडी में, अगर हमें चेक करना है कि आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल कैसा है, जो बताता है आपकी बॉडी में डिफेंस एबिलिटी कैसी है। तो अगर आपकी बॉडी में डिफेंस चेक करनी है तो कौन सी प्रोटीन चेक कर रहे हैं? हम ग्लोबुलिन प्रोटीन चेक कर रहे हैं। और क्लॉटिंग प्रोटीन याद रखेंगे, ये हमेशा ऑलवेज फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में हमेशा प्रेजेंट है। ऑलवेज फाउंड इन प्लाज्मा, ऑलवेज फाउंड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में हमेशा प्रेजेंट रहती है, लेकिन कैसी? इनएक्टिव स्टेट। कौन सी स्टेट? इनएक्टिव स्टेट में रहती है। इनकी जरूरत जब पड़ेगी तभी एक्टिवेट होती है। यही इनएक्टिव स्टेट में रहती है क्लॉटिंग प्रोटीन्स। फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। क्लॉटिंग प्रोटीन्स आर नॉर्मली इन इनएक्टिव फॉर्म। जब इन्हें जरूरत होगी, जब हमें इंजरी होगी, चोट लगेगी, तभी एक्टिवेट होती है, अदरवाइज नॉर्मली इनएक्टिव रहती है प्लाज्मा में। और इन सब के अलावा कह रहे हैं, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये 2 मेन कंपोनेंट, इसके अलावा और क्या बचा? कह रहे क्या ब्लड में अभी इतना ही था, खत्म, ब्लड खत्म? नहीं, प्लाज्मा भी खत्म नहीं हुई, प्लाज्मा में अभी और भी बहुत सारे कंटेंट है। लेकिन याद रखेंगे ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ब्लड हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है। ये वो चीजें हैं जो हमेशा ब्लड में कांस्टेंट है। अब जो बताने जा रहा हूं ब्लड में, प्लाज्मा में, वो चीजें हैं जो वेरी भी कर सकती हैं, जो प्लस माइनस ऊपर नीचे भी हो सकती है, हमेशा फ्लो कर रही है। कभी टिश्यू में जा रही है ब्लड से, कभी टिश्यू से ऐड की जा रही है।
ये हमेशा ट्रांजिशन स्टेट में रहती हैं। इसे एनसीईआरटी ने भी लिखा है, दे ऑल आर इन ट्रांजिट, इनका ट्रांसपोर्ट हमेशा होता रहता है। ये किसी एक जगह से उठती है और किसी एक जगह पे ड्रॉप की जाती है। जैसे ट्रेन में पैसेंजर्स बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्रेन में पैसेंजर दिल्ली स्टेशन पे चढ़ा और जयपुर में उतर गया। ये है इनका कि एक जगह चढ़ेंगे एक जगह उतर जाएंगे। ये परमानेंट नहीं फ्लो कर रही है, लगातार फ्लो नहीं कर रही, इनके कंटेंट आते जाते रहते हैं। तो ये ऐसे कंटेंट है प्लाज्मा के अंदर जो इन ट्रांजिट होते हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट होता रहता है, जो टिश्यूज में डिलीवर किए जाते हैं इन ट्रांजिट फॉर्म। और इन ट्रांजिट जिसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या जो अमाउंट में वेरी कर रहे हैं ब्लड में, ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे आपके ब्लड में ग्लूकोज ऊपर नीचे, अमाइनो एसिड्स हो सकती हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकती हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड के अलावा हार्मोन्स हो सकते हैं जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा वेस्ट हो सकते हैं जो ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकते हैं। ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं। इसके अलावा ब्लड में पाए जाते हैं आयंस, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस भी पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी। तो प्लाज्मा के अंदर बहुत बड़ी लिस्ट है कंटेंट की, बट फर्स्ट मेजर कंटेंट में अगर आप देखते हो तो मेजर कंटेंट है आपके पास जे, आपकी स्क्रीन पर मेजर कंटेंट है वाटर एंड प्लाज्मा में प्रोटीन्स, ये दो मेजर, उसके बाद बाकी सब एडिशनल कंपोनेंट्स। अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो एक्चुअल में मेन आपके पास होते हैं उनमें एक होती है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। दूसरी होती है आपकी डब्ल्यूबीसीज, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूको व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये ल्यूकोसाइट्स। और तीसरी होती हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बो, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जो सेल से बने हैं या सेल ने इन्हें बनाया है। ये सेलुलर फ्रेगमेंट भी हो सकते हैं प्लेटलेट की तरह, या फिर ये सेल्स हो सकते हैं डब्ल्यूबीसी की तरह, या ये कार्पसेल्स हो सकती हैं आरबीसी की तरह। तो कुल मिलाकर के ये बने हुए एलिमेंट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट होते हैं जो 45% बनाते हैं। आरबीसी का जो परसेंटेज जो अमाउंट होता है, याद रखेंगे आरबीसी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है नंबर वाइज। आरबीसी जो होती है 5 to 5.5 मिलियंस, हमारे ब्लड में आरबीसी 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर, ब्लड में पर क्यूबिक 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में लगभग 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती है, जो सबसे बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा 6000 से लेकर के 8000 या 5000 से 9000 की रेंज जो होती है, और एवरेज 6000 से 9000 आप लिख सकते हो, 6000 to 8000 लिख सकते हो, 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये होती है डब्ल्यूबीसी। और 1.5 लाख से 1.5 लाख से 3,75,000 या 3,50,000, कुछ एनसीईआरटी में 3,50,000 दिया, कुछ एनसीईआरटी में 3,75,000, 3,75,000 दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑन एन एवरेज 3,50,000, 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख ये होती है प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए सबसे ज्यादा से सबसे कम, तो सबसे ज्यादा है आरबीसी, फिर है प्लेटलेट्स और फिर है डब्ल्यूबीसी। एक एक करके जरा इनको समझते हैं। ये तो हो गई हमारी प्लाज्मा के कंटेंट। अगर हम ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जाते हैं, सबसे पहले हम बात करें एरिथ्रोसाइट्स की। किसकी बात करते हैं? अगर हम बात करें एरिथ्रोसाइट्स, आपकी हमारी सबसे प्यारी एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें कहते हैं, इनका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं हैं ये हमारे खून की वो सेल जो आरबीसीज हैं। अगर हम बात करें इन आरबीसीज की, तो ये वो सेल हैं, ये वो सेल हैं। इनका फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, आरबीसी के फॉर्मेशन को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइएसिस। याद रखेंगे, एरिथ्रोपोइएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो एरिथ्रोपोइएसिस कहा जाता है। मैंने कहा आरबीसी का जो नंबर बताया मैंने आपको, ये नंबर कितना बताया? मैंने बताया ये जो नंबर है ये 5 से लेकर के 5.5 मिलियंस, 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड के वॉल्यूम में पाया जाता है। यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज्यादा। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को एरिथ्रोपोइएसिस कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन अगर अपनी लाइफ में आप देखोगे, सीक्वेंस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, जो आपकी आरबीसी के फॉर्मेशन का सीक्वेंस है करेक्ट, लाइफ में सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये शुरू होता है यॉर्क सैक से। सबसे पहला स्ट्रक्चर जहां आरबीसी बनती है वो होती है यॉर्क सैक, जो एम्ब्रियो में बनता है, वहीं से ये आरबीसी बननी शुरू हो जाती है। एम्ब्रियो जो बेबी मदर बॉडी में होता है, पहले मंथ में आरबीसी का फॉर्मेशन इसी यॉर्क सैक से शुरू होता है, और इसके बाद ये स्विच करता है लिवर और स्प्लीन पे। इसके बाद आएगा आपका लिवर, और फिर आएगा लिवर एंड स्प्लीन दोनों। लिवर और स्प्लीन ये दोनों आ जाते हैं जब शुरुआती एम्ब्रियोनिक लाइफ चलती है, उस समय दोनों ही आरबीसी का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। पहले यॉर्क सैक, फिर लिवर, और फिर लिवर और स्प्लीन दोनों। और फिर जब प्रेगनेंसी में बच्चा धीरे धीरे मैच्योर 9वें महीने में एंटर करने वाला, लास्ट ट्राइमेस्टर में एंटर करने वाला, मतलब 7th 8th 9th मंथ में जब बच्चा होता है, तो लास्ट ट्राइमेस्टर जिसे 3rd ट्राइमेस्टर कहते हैं, ये आ जाता है बोन मैरो में। कहा जाता है? बोन मैरो। और उसके बाद फिर ये पूरी लाइफ बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ अगर पूछा जाए तो आफ्टर बर्थ इन अडल्ट्स, जब अडल्ट्स की बात आती है, अडल्ट्स में ओनली फ्रॉम लॉन्ग बोन्स, ओनली फ्रॉम लॉन्ग बोन, जो हमारी लॉन्ग बोन्स है, जैसे फीमर है हमारी लॉन्गेस्ट बोन, जो फीमर है थाई बोन जिसे लॉन्गेस्ट बोन कहते हैं, वो लॉन्गेस्ट बोन जो है वहां से हमारी जो लिम्स की बोन्स है, ह्यूमरस, ये जो बाइसेप्स बोन है, केवल लॉन्ग बोन से आरबीसी बनती है। बट नॉर्मली ये सीक्वेंस यॉर्क सैक से शुरू होता है लिवर में, लिवर से लिवर और स्प्लीन, फिर बोन मैरो। बर्थ के बाद ये अडल्ट बोन में केवल लॉन्ग बोन्स की बोन मैरो से होता है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस आरबीसी फॉर्मेशन का ध्यान रखेंगे। अगर किसी के बॉडी में आरबीसी में कमी आ जाए, डिक्रीज काउंट ऑफ आरबीसी, डिक्रीज काउंट ऑफ आरबीसी, अगर कोई आपसे पूछे आरबीसी में कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? आप उसे कहते हो एनीमिया, एनीमिया कहते हो, या फिर इसे कहते हो एरिथ्रोसाइटोपेनिया। इसका दूसरा नाम भी है, इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ये होती है आरबीसी कम हो जाए।
तो आरबीसी में आने वाली कमी को हम एरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एनीमिया के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। आयरन की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो जाती है, कहते हैं आयरन डेफिशिएंट एनीमिया। आयरन डेफिशिएंट एनीमिया, एनीमिया में आरबीसी की कमी हो जाती है। वो कैसे हो रही है? आयरन की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है, विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जैसे फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी B9 जिसको कहते हैं, और विटामिन B12 कोबालामाइन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो आरबीसी में होने वाली कमी के बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये B9 हो सकता है, B12 हो सकती है। B12 को हम साइनोकोबालामाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबालामाइन कहते हैं। ये भी एनीमिया का कॉज हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखो आरबीसी में आने वाली कमी ये है। आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी का जो फॉर्मेशन हमारी बॉडी में हार्मोन्स की वजह से होता है, हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं आरबीसी फॉर्मेशन को। तो आप चाहो तो वो भी लिख लो कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, द हार्मोन्स रिस्पांसिबल फॉर आरबीसी फॉर्मेशन, द हार्मोन्स दैट प्रमोट आरबीसी फॉर्मेशन। जो हमारी बॉडी में आरबीसी फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, आरबीसी फॉर्मेशन को जो प्रमोट करता है, उन हार्मोन्स के नाम लिखें। उन हार्मोन्स के नाम लिखें। एक जिसे कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन। ये आता है आपके किडनी से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है? वो होता है एरिथ्रोपोएटिन। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि प्रमोट करते हैं आरबीसी फॉर्मेशन को, जैसे कॉर्टिसोल भी इंक्रीज करता है आरबीसी प्रोडक्शन को, थायरॉक्सिन भी प्रमोट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को। और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन भी जो होता है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो मेल्स में पाया जाता है, मेल में केवल पाया जाता है, वो भी आरबीसी में, फीमेल्स में बहुत कम अमाउंट में होता है, मेल्स में बहुत ज्यादा है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन भी आरबीसी फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इसलिए आप देखो कि मेल्स में आरबीसी का जो नंबर होता है फीमेल्स की तुलना में ज्यादा होता है। तो ये हो गई आपकी आरबीसी फॉर्मेशन से रिलेटेड और पॉइंट। एक और जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबीसी से रिलेटेड, पहले भी आपको बता रखा है कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी का जो मेन रोल है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है। इसलिए आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। ये रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट होता है आरबीसी के अंदर, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, O2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 4 ग्लोबिन की पेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन, वही ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। एक हीमोग्लोबिन जो होता है, वन हीमोग्लोबिन जो होता है, सिंगल हीमोग्लोबिन जो होगा, वन हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 4 O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। ऑक्सीजन तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था, O2 का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन करता है, 4 ऑक्सीजन कैरी करता है, एक हीमोग्लोबिन O2 के जो 4 मॉलिक्यूल है उन्हें कैरी करता है, एक सिंगल हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है अपनी आयरन की मदद से। तो हीमोग्लोबिन की मदद से हम अपनी आरबीसी को क्या करते हैं, हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो वो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन अपने पास रख पाती है। और ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में अगर क्वेश्चन पूछा गया कितनी होती है तो आप याद रखना, एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग में ऑन एन एवरेज 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन 100 ml। एक यूनिट वॉल्यूम है 100 ml ऑफ ब्लड। तो ब्लड के 100 ml में देखोगे तो उसमें लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर पॉइंट क्वेश्चन है। आप देखोगे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, मेडिकल एंट्रेंस के पहले तो दुनिया भर के एंट्रेंस एग्जाम होते थे, आईपीएमटी होता था, स्टेट पीएमटी होते थे, एफएमसी का अलग एग्जाम होता था, एम्स का अलग एग्जाम होता था। तो ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे हुए हैं, या कोई भी बाहर का चीज यहाँ आपके सामने नहीं रखा जा रहा है, सब किसी न किसी फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरबीसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, जैसे हमारी आरबीसी जो मैमेलियन आरबीसी होती है, मैमेलियन आरबीसी जो होती है बच्चों, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। अगर कोई पूछे नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी क्यों होती है तो आप बताएंगे हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी इसलिए होती है बिकॉज ऑल द इंटरनल स्पेस जो आरबीसी का न्यूक्लियस लॉस किया है, ऑल द इंटरनल स्पेस इज नाउ अवेलेबल, ऑल द इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर O2 ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए इसे अडेप्ट किया गया। ऑल द इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर O2 ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गया एक। दूसरा, जो अगर आप देखोगे नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मैमल्स की आरबीसी, ह्यूमंस की आरबीसी, और ये स्फेरिकल राउंडेड इन शेप होती है, राउंडेड होती है, स्फेरिकल होती है। मतलब आप अपनी आरबीसी को अगर आप देखोगे तो ह्यूमन की आरबीसी राउंडेड होती है। सरफेस पे अगर आप उसको किनारे से दोनों देखोगे तो डोनट शेप्ड या बालूशाही अगर आपने देखी हो, आपने बालूशाही अगर देखी हो तो इस शाही बालू में आप देखोगे इसके दोनों सरफेस डिप्रेस्ड है। बीच में ये रहा हीमोग्लोबिन, ये आप ऐसे समझ लो हीमोग्लोबिन है। साइड से देखा तो आपको दिखा कि ये अंदर की तरफ ऐसे डिप्रेस्ड है दोनों साइड से। तो ये जो डिप्रेशन आप अंदर की तरफ देख रहे हो इसी को कह रहे हैं बाइकॉनकेव। राउंडेड तो होती है लेकिन इसकी दोनों सरफेसेस जो होती हैं ये बाइकॉनकेव होती है, कन्वेक्स नहीं होती। ये कन्वेक्स नहीं होती, ये कनकेव होती है। कैसी होती है ये? अरे कहां चले गए भाई, तुम कहां गए मेरे दोस्त, कहां चले गए मेरे दोस्त? पिच गायब। इसको नीचे कर दो, इसको हटा दो और इसको लिया दो। ये देखो ये रहा बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव। ये दोनों तरफ से कनकेव होती है, दबी हुई है। लेकिन वही चीज अगर आप देखते हो दूसरे एनिमल्स में, जैसे एम्फीबियंस में देखो, अगर रेप्टाइल्स में देखो, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में देखो, बर्ड्स में देखो, एम्फीबियंस के केस में, रेप्टाइल्स के केस में बाइकॉन्वेक्स होती है आरबीसी, ओवल शेप की होती है एंड न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी, अगर कोई पूछे कि कौन से एनिमल ग्रुप्स हैं जहां न्यूक्लिएटेड, ओवल और न्यूक्लिएटेड और बाइकॉन्वेक्स आरबीसी होती है, तो आप बताओगे यहां देखो ये यार इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया, इनमें बाइकॉन्वेक्स आरबीसी, ओवल आरबीसी पर प्रेजेंट होती है, विद न्यूक्लियस पाई जाती है।
मैमल्स में, सारे ही मैमल्स में लगभग ऐसी आरबीसी होती है। मैमल्स में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन होता है कैमल की फैमिली वाले लोग, कैमल और लामा। कैमल और लामा जो एग्जांपल हैं, कैमल फैमिली का ही है सारा, यानी इनके केस में बाई कॉन्वेक्स आरबीसी होती है, बाई कन्वेक्स ओवल होती है। बाकी सारे मैमल्स में बाई कनकेव आरबीसी होती है, ये इनमें इंपॉर्टेंट है। और मैमेलियन आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन जो टाइम पीरियड जब तक आरबीसी रहती है, लाइफ स्पैन फॉर ऑफ मैमेलियन आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी वो होता है 120 डेज। ये सब एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ऐड कर लो अपनी नोट्स में। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड, यानी आरबीसी जब डेड हो जाती है ना तो उसे ग्रेव यार्ड में भेज दिया जाता है। आरबीसी की डेथ के बाद उसे ग्रेव यार्ड में भेज दिया जाता है, जिसे कब्रिस्तान कहते हैं, जहां पे आरबीसी का फ्यूनरल किया जाता है, डेड आरबीसी को प्रोसेस किया जाता है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कौन से स्ट्रक्चर को कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी होता है हमारे बॉडी में एक ऑर्गन जिसे कहते हैं स्प्लीन, स्प्लीन होता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो क्या क्या खास बातें आपने जानी कि आरबीसी जो मैमल्स की होती है उसका फॉर्मेशन अगर देखें तो कहां होता है, उसका सीक्वेंस देखा ह्यूमन में। आरबीसी का जो शेप होता है, साइज होता है, वो कैसा होता है उसको हमने देखा। आरबीसी के बारे में हमने बात करी कि मैमल्स के केस में आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, बाई कॉन्केव होती है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे इन एम्फीबियंस, अगर देखोगे बर्ड्स में देखोगे, रेप्टाइल्स में देखोगे, तो ये बाई कॉन्वेक्स आरबीसी होती है। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप याद रखोगे एम्फीबियंस में पूरे एनिमल वर्ल्ड की सबसे बड़ी आरबीसी होती है, और मैमल्स में एनिमल वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट आरबीसी होती है। मतलब अगर आप चाहो तो ऐड कर लो, जरूरत नहीं है। मैमल्स हैव स्मॉलेस्ट आरबीसी। स्मॉलेस्ट आरबीसी अगर पूछा जाएगा एनिमल वर्ल्ड में कौन होता है, किसमें होती है? स्मॉलेस्ट आरबीसी अमंग एनिमल वर्ल्ड, एनिमल्स में। और अगर पूछा जाए लार्जेस्ट आरबीसी अमंग एनिमल्स किसमें पाई जाती है, तो लार्जेस्ट आरबीसीज अमंग द एनिमल्स, अमंग द एनिमल्स ये एम्फीबियंस में पाई जाती है। ये होते हैं हमारे मैमल्स की आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स और एम्फीबियंस की आरबीसी का जनरल कैरेक्टर, उनका मेन कैरेक्टर और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो आरबीसी से रिलेटेड कहानी तो बता दी मार्च साहब ने। अब मार्च साहब क्या बताएंगे? मार्च साहब आप जाएंगे डब्ल्यूबीसीज पे। अब बात होगी डब्ल्यूबीसीज पे, जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और ये जो ल्यूकोसाइट्स, इनका नंबर मैंने बताया 6000 से 8000 होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये जो डब्ल्यूबीसीज होती है नेचर में अगर देखो तो इसे एग्जिस्ट करती हैं ये दो फॉर्म में, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं बेटा, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एक जो होता है जिसे कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, क्या कहते हैं? एक होती है ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, और दूसरी होती है ग्रैन्युलोसाइट्स। दो तरह की होती हैं, एक होती है ग्रैन्युलोसाइट्स। मतलब यानी डब्ल्यूबीसी को अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे, डब्ल्यूबीसी को अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे स्टेन करके, उनको कलर करके, तो कुछ ऐसी डब्ल्यूबीसी होती हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप में अगर देखोगे तो आपको यहाँ छोटे छोटे, लाओ जब बनाना ही है इसको थोड़ा खूबसूरत बनाना ही है तो कुछ ऐसे बनाती है। देखो ये रही डब्ल्यूबीसी मान लो, तो इस डब्ल्यूबीसी में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ग्रैन्यूल यहां दिखाई देते हैं, और यहां वो ग्रैन्यूल इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं है। इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप में दिखाई ही नहीं देते, होते हैं लेकिन बहुत छोटे। तो इसे कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट, इसे कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट, जहां पे ये ग्रैन्यूल्स पूरी तरह विजिबल हैं और इन ग्रैन्यूल्स का स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है अलग अलग डब्ल्यूबीसीज में। तो ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ग्रैन्युलोसाइट्स, फिर इनको सब डिवाइड किया गया है, इन्हें सब डिवाइड किया गया है। एक इओसिनोफिल, एक होती है इओसिनोफिल्स, दूसरी होती है बेसोफिल, बेसोफिल्स, और तीसरी होती है न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स। और अग्रैन्युलोसाइट्स के टाइप्स अगर आप देखोगे तो ये जो अग्रैन्युलोसाइट्स है इसमें दो टाइप्स की होती हैं। ये एक होती है मोनोसाइट्स होती हैं, सोनू और मोनू होती हैं, और दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स। अग्रैन्युलोसाइट्स के एग्जांपल में लिम्फोसाइट्स। अब इस पे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो क्या पूछे जा सकते हैं? आपसे पूछा जाएगा इसमें करेक्ट परसेंटेज बताओ, सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ। कौन सबसे ज्यादा, कौन सबसे कम? तो याद रखेंगे इओसिनोफिल जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। नहीं, ये सबसे ज्यादा नहीं होती है, ये होती है आपकी 1 to 2% या 1.5 से 3%, ऐसे लिखें 2 to 3% होती है। वैसे तो आप 1.5 से 3% लिख सकते हो, बट एवरेज 2 से 3% है। एनसीईआरटी वाला डेटा आपको याद रखना हमेशा। बेसोफिल्स जो होती है ये 0.5 से 1% या 1.5 तक होती है। न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो 60 से 65%। तो सबसे ज्यादा कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स होती है। मोनोसाइट जो होती है वो 6 to 8% होती है, और लिम्फोसाइट जो होती है वो 15 to 20% होती है। कितनी होती है? ये 15 to 20% होती है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा से सबसे कम, तो सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल, एक नंबर। फिर आती है, फिर आएगी, पहले आएगी न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा है, बिगेस्ट है। उसके बाद आती है आपकी न्यूट्रोफिल के बाद नेक्स्ट आती है लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट इज ग्रेटर देन मोनोसाइट, मोनोसाइट इज ग्रेटर देन इओसिनोफिल विच इज ग्रेटर देन बेसोफिल। तो सबसे कम है बेसोफिल, सबसे छोटू है बेसोफिल, उसके बाद इओसिनोफिल, फिर आता है मोनोसाइट, फिर लिम्फोसाइट, फिर न्यूट्रोफिल सबसे बड़ी। तो न्यूट्रोफिल सबसे बड़ी और सबसे छोटी बेसोफिल। नंबर वाइज, नंबर की बात हो रही है, अमाउंट वाइज है ना, साइज की बात नहीं हो रही, नंबर की बात हो रही है। अब देखेंगे, कह रहे हैं ये जो इओसिनोफिल होती है, इओसिनोफिल, अब जरा इनके शेप ऑफ न्यूक्लियस को देखेंगे। अब जरा इनके शेप ऑफ न्यूक्लियस को देखेंगे, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन फर्दर इनके न्यूक्लियस के शेप के बेस पे किया गया है। तो ध्यान से जरा देखेंगे, कुर्सी की पेटियां थाम के जरा देखेंगे, जरा दिल से देखेंगे। कह रहे हैं इओसिनोफिल वो ग्रैन्युलोसाइट है जिसका न्यूक्लियस का शेप हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस होता है। हॉर्स के, घोड़े के जो शू होते हैं, हॉर्स शू जो होते हैं, ये उसके शेप की होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस कौन सी डब्ल्यूबीसी का होता है, तो आप बताओगे ये होती है इओसिनोफिल, ये होती है इओसिनोफिल। बेसोफिल जो होती है उसका एस शेप का न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? एस शेप का न्यूक्लियस होता है, ये एस शेप का न्यूक्लियस है। यहां न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है ये मल्टी लोब्ड होता है। न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस मल्टीपल लोब्ड होता है। आप देखोगे, ये देखो
कह रहे इसके पास लोभ ही लोभ है, लोभ ही लोभ, इतने लोभ हैं कि मजा ही आ जाता है इसके पास है। और यहां देखें ये एस शेप वाले भाई साहब कैसे हैं, ये एस शेप के हैं, इनके पास 3 लोब वाले लोग हैं, ये लगभग इसमें 3 लोब है, यहां पे 5 से 7 लोब पाए जाते हैं। न्यूक्लियस लोब वाला होता है। मोनोसाइट का न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है। आप देखें ये जो होगा ये बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड है। किडनी शेप्ड न्यूक्लियस किसका होता है आप बताओगे, मोनोसाइट का होता है। और स्फेरिकल न्यूक्लियस किसका होता है तो बताओगे लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस जो होता है वो होता है स्फेरिकल न्यूक्लियस। तो अब जरा इसके बारे में फटाफट लिख लेंगे। कह रहे हैं ये हॉर्स शू जो होता है बाइलोब्ड न्यूक्लियस, हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस, हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। इयोसिनोफिल का होता है, इसे एसिडोफिल भी कहते हैं, एसिडोफिल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनको एसिडिक डाई से स्टेन किया जाता है। किससे स्टेन किया जाता है, एसिडिक डाई से। इन्हें एसिडोफिल भी कहते हैं, एसिडोफिल्स कहते हैं। और बेसोफिल जो बेसिक डाई से स्टेन किए जाते हैं, इन्हें कलर करने के लिए बेसिक डाई चाहिए। ये सारे के सारे ग्रेन्युलोसाइट्स आप देखें, ये सब ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। तो कह रहे हैं ये जो इयोसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, इनमें न्यूक्लियस का शेप ये देखें, इसमें 3 लोब्ड न्यूक्लियस है। एस शेप का बेसोफिल है। ये देखें ये मल्टीपल लोब्ड है, ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर मल्टीपल लोब्ड न्यूक्लियस है। इसमें 5 to 7 लोब्ड न्यूक्लियस है। इसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है, इसे नाम दिया है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। इसका न्यूक्लियस मल्टीपल शेप का है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होती है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होती है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। और यहां देखें ये किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस मोनोसाइट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो की दोनों सेल, ये दो की दोनों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दो की दोनों सेल फंक्शन वाइज सेम है। ये दोनों फैगोसाइटोसिस करती हैं, जिसका मतलब होता है किसी भी फॉरेन पैथोजन डेड सेल या बैक्टीरिया को ये एंगल्फ करके खा जाती हैं। ये रहा बैक्टीरिया, ये रही सेल, ये इसे खा जाती हैं। तो क्या पॉइंट है, ये फैगोसाइटोसिस करती हैं, मतलब दे एंगल्फ बैक्टीरिया या कोई और माइक्रोब हो, ये उसे खा जाती हैं। या फिर डेड सेल भी अगर अपनी बॉडी की है, उन डेड सेल्स को भी खा जाते हैं। ये डेड सेल को भी खा जाते हैं, ये बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं, फैगोसाइटाइज कर देते हैं। और वहीं लिम्फोसाइट की बात करें तो यहां देखें स्फेरिकल न्यूक्लियस है, राउंडेड न्यूक्लियस है, राउंडेड न्यूक्लियस है। और अगर फंक्शन वाइज देखोगे लिम्फोसाइट्स ये हमारी बॉडी की आर्मी सेल्स कही जाती हैं, मिलिट्री सेल्स कही जाती हैं, जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ये हमारी बॉडी की थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। मतलब डिफेंस में ये सारी डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट ये आर्मी है, ये मिलिट्री सेल्स है, जो पैथोजन से बड़े अलग तरीके से पेश आता है, अलग तरीके से उसे डिस्ट्रॉय करता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट पैथोजन को खा जाती है, एंगल्फ कर जाती हैं। बेसोफिल जो होती है ये मास्ट सेल्स की तरह होती है, दे वर्क लाइक मास्ट सेल्स। ये जो होती है बेसोफिल मास्ट सेल की तरह काम करती हैं। दे सीक्रीट 3 चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक हिपैरिन होता है, एक हिस्टामाइन होता है और सेरोटोनिन होता है। तो ये 3 चीजें सीक्रेट करती हैं। इसमें से अगर आप देखोगे यही वो सेल है बेसोफिल, वो हमारी बॉडी में एलर्जीज कॉज करती हैं, दे कॉज एलर्जिक रिस्पांस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्शन कर रही है, लेकिन ये वो डब्ल्यूबीसी जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी पैदा होती है। मतलब यही सेल एक्साइट या एक्टिव होती है जब एलर्जीज होती है। तो जैसे मास्ट सेल है वैसे ये भी होती है एलर्जिक रिस्पांस। एस्थमा में आपने पढ़ा था कि जब भी कोई एलर्जन आता है, एलर्जिक सेल एक्टिवेट हो जाती है, ये रिलीज करती है केमिकल जिसका नाम है हिस्टामाइन। तो ये जो है ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस एलर्जीज। क्या करती हैं, एलर्जिक रिस्पांस प्रोड्यूस करती हैं। हमारी बॉडी में एलर्जीज प्रोड्यूस करती हैं ये सेल्स। और बात करें इयोसिनोफिल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, ये रेजिस्ट करती हैं, दे रेजिस्ट अगेंस्ट पैथोजन या पैरासिटिक इन्वेजन। कोई पैरासाइट अगर बॉडी में आया है, कोई पैथोजन पैरासाइट जैसे कोई प्रोटोजोआ, एंटमीबा, या फिर कोई हेलमिंथ इंफेक्शन हो रहा है बॉडी में, जैसे एस्के हेलमिंथ या टेपवर्म का इंफेक्शन हो रहा है, एस्केरिस का इंफेक्शन हो रहा है, ऐसे में ये उनके अगेंस्ट रेजिस्ट करती हैं, पैथोजेनिक इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं, एलर्जिक रिस्पांस के अगेंस्ट भी लिख सकते हो, दे रेजिस्ट एलर्जीज आल्सो, दे रेजिस्ट एलर्जीज। तो अब देखें क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है आपकी डब्ल्यूबीसी में, ग्रेन्युलोसाइट कौन है और ग्रेन्युलोसाइट कौन है, एक। दूसरा परसेंट वाइज सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल है, फिर मोनोसाइट, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल, फिर बेसोफिल। मतलब NLMEB या BEMLN या NLMEB, जो भी आप याद कर लो, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल और सबसे कम बेसोफिल होती है। न्यूक्लियस का शेप बाइलोब्ड, हॉर्स शू शेप्ड, एस शेप्ड, 3 लोब्ड, मल्टी लोब्ड, किडनी शेप्ड, स्फेरिकल न्यूक्लियस। फिर आता है फंक्शन, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जीज, कॉजेज एलर्जीज, इधर फैगोसाइटोसिस और इधर आर्मी, इम्यूनिटी, बॉडी की डिफेंस, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें हेल्प करता है कौन, ये हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं। और लास्ट जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स इन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे ब्लड में पाए जाने वाले, वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जो सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स, ये सेल्स नहीं होते, दे आर द सेल्यूलर फ्रैगमेंट, ये टुकड़े होते हैं सेल्स के, सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट, बड़ी साइज की सेल्स होती हैं उनसे डिराइव होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स। इनके पास लार्ज न्यूक्लियस सेल हुआ करता था कभी, लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल, वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनका नाम होता है मेगाकैरियोसाइट्स। क्या नाम होता है, इन्हें कहते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। ये मेगाकैरियोसाइट्स से डिराइव होती हैं थ्रोम्बोसाइट, जिनका नंबर जो बॉडी में होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। 1,50,000 से लेकर के 3,50,000 तक इनकी अमाउंट होती है ऑन एन एवरेज पर मिलीमीटर क्यूब में। लेकिन अगर इन ब्लड इन सेल्स का नंबर अगर कम हो जाता है, इन कंपोनेंट्स का नंबर अगर कम हो जाता है, तो ये इंडिकेटिव है किसी इंफेक्शन का। याद रखेंगे ड्यूरिंग द पैरासिटिक इंफेक्शन, ड्यूरिंग वायरल इंफेक्शन,
ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन, नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस है। अब तो एनसीईआरटी आपको वैसे ही बता देगी कि मैं फेमस हूं। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि डेंगू, ये जो डेंगू टाइप वायरस होते हैं, ये जो मच्छर के काटने के बाद एक वायरस बॉडी में जब जाता है, डेंगू वायरस जिसे कहते हैं, जैसे ही बॉडी में एंटर करता है ये पैथोजन, ये वायरस बॉडी में धीरे 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 हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करने लगता है। वायरल इन्फेक्शन लाइक डेंगू, व्हाट हैपेंस, द प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट का जो काउंट होता है स्टार्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीज ड्रास्टिकली, डिक्रीज होने लगता है ड्रास्टिकली। और रिलेट करते हैं हम, प्लेटलेट काउंट में अगर कमी हो जाए तो प्लेटलेट की कमी से हमें ब्लड में क्लॉटिंग से रिलेटेड बीमारी या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। याद रखेंगे, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड की जो क्लॉटिंग है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज करने लगे बहुत ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी पेशेंट को चोट लग जाए, ब्लड निकलने लगे, या बॉडी टिश्यू में इन्फेक्शन के बाद कई बार ब्लड वेसल्स इतनी कमजोर हो जाती है, उन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ब्लड वेसल्स क्लॉट नहीं करती है, क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। मतलब डिक्रीज काउंट ऑफ प्लेटलेट, डिक्रीज काउंट ऑफ प्लेटलेट। अगर कोई पूछे कि प्लेटलेट काउंट अगर कम हो गया है प्लेटलेट्स, तो इसे क्या कहते हैं, तो आप बताओगे इट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कम हो गया नंबर, और ये कॉज करेगा क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। किससे रिलेटेड, क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी इंसान को अगर उसे ब्लड को, अगर उसने अपने ब्लड को, अगर उसने ब्लड की जो प्लेटलेट्स है उसने, अगर उसमें डैमेज होना शुरू हो गया, पैथोजन ने अगर इस प्लेटलेट को कम कर दिया, डैमेज कर दिया, तो ऐसे में ब्लड से रिलेटेड, क्लॉटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो आपने पढ़ा, आपने समझा कि हमारे ब्लड, जिसे हम मेन फ्लूइड कहते हैं, सर्कुलेटिंग फ्लूइड, इस ब्लड जो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड हमारी बॉडी का है, उसकी मदद से हम अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करते हैं। डिफेंस में ये रोल प्ले करता है, क्लॉटिंग में ये रोल प्ले करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अगली क्लास में थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, आज की क्लास जो होगी वो यहीं समाप्त होगी। आज जो हमने पढ़ा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्या पढ़ा हमने, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन टॉपिक। इसका मैंने आपको बताया बेसिक रोल, इसका इंपॉर्टेंस बताया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताई, इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, और हमने बात करी हमारा ब्लड कैसा होता है, इसका कंपोजिशन कैसा होता है, और इसको कंपेयर किया कि क्या डिफरेंस है ब्लड और लिम्फ में। तो जाते जाते होमवर्क जरूर लेते जाएंगे, होमवर्क जरूर लेते जाएंगे। यहां पे ये तो हो गई आपकी, आज हमने डिस्कस क्या किया। अगर हम होमवर्क लें तो एनसीईआरटी में, अपनी एनसीईआरटी में इस टॉपिक को एक बार पढ़ें, रीडिंग करें एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे एक, दूसरा उसी में साथ में क्लास की नोट्स भी पढ़ेंगे इन टॉपिक्स पे, इंट्रोडक्शन और ब्लड, इन दोनों टॉपिक्स को आप उसमें पढ़ेंगे, और साथ ही साथ डीपीपी जो होगी वो सॉल्व कर लेंगे, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मॉड्यूल क्वेश्चंस अगर आपने ले लिए हैं तो आपको एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक का क्वेश्चन अभी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप उसे लगा लेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, यहीं एंड करते हैं। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, दिल लगा के पढ़ते रहें, और अपनी मुस्कुराहटें अपने घर वालों को भी बांटें, अपने आसपास के लोगों में भी अपनी मुस्कुराहटें बांटें, क्योंकि मुस्कुराहट बांटने से मुस्कुराहट और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मैं आपसे आपके साथ ज्ञान शेयर करता हूं तो आपका ज्ञान और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। और इसी ज्ञान का इस्तेमाल करना है अपनी क्लास का इस्तेमाल करना है अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते बढ़ाते नीट के उस दरवाजे तक पहुंचने का, जिसके लिए आपने सपना देखा कि इसी दरवाजे को मुझे अब एग्जाम क्वालिफाई करके पार करना है और बैठना है मेडिकल कॉलेज के अंदर। वहां पे अपनी लाइफ की शुरुआत करनी है, उसे ड्रीम की शुरुआत करनी है जो आपने अपनी जागती आंखों से भी देखा, अपनी सोई हुई आंखों से भी देखा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टाटा।